गणापुर साहब ये तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि पेशावर शहर में उनके साथ ये सलूक हो सकता है। कल उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद वो इंतहाई शर्मिंदा हैं और लोग भी बड़े हैरान हैं कि गंडापुर साहब का अपना सूबा हो, वो चीफ मिनिस्टर हो और उनके साथ ये सलूक हो जाए उनके अपने कैपिटल के अंदर, अपने सूबे के अंदर। गंडापुर साहब के साथ क्या हुआ, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अफगानिस्तान के मामले में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान, ईरान और चाइना एक ही पेज पे हैं, लेकिन अब एक और मुल्क उसके अंदर दाखिल हुआ है और उस मुल्क ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, अफगानिस्तान बड़ी ज्यादती कर रहा है और अगर उसने ये ज्यादतियां बंद ना की तो हम आपके बिहाफ पे अफगानिस्तान का वो हशर करेंगे जिसकी ये तवक्को ही नहीं कर सकता। ये नया मुल्क कौन सा एंटर हुआ है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल आज के व्लॉग में बताएंगे। और हमारी बॉडी का एक ऐसा उज्व है जिसको हम काट के फेंकते रहते हैं, एक चीज़ है जिसको हम अक्सर काट देते हैं, लेकिन वो दुनिया में इंतहाई महंगी बिक रही है। सिर्फ उसी चीज़ को इकट्ठा करके अगर एक जगह पे जमा कर लिया जाए तो इंसान मिलियन डॉलर्स कमा सकता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिलियन डॉलर कमाए जा सकते हैं, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 25 करोड़ लोग एक साइड पर देखेंगे आज, वो कौन सी साइड है और अगर वहाँ से बुरी खबर पाकिस्तानियों को मिली तो पाकिस्तानी करेंगे क्या, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने एक ऐसा टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है। बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टूल है। ये टूल दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा और दहशतगर्द इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी जो आपको बताने जा रहे हैं वो है जी पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने सूबे में उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने एक जलसा किया पेशावर में, लेकिन जलसे का वो हाल हो गया कि शायद पीटीआई की क़यादत सोच रही कि जलसा ना ही किया जाता तो बेहतर था। और वहां पे क़यादत कौन सी मौजूद थी? सबसे बड़ी क़यादत। और जो नीचे लोग मौजूद थे वो थे शदीद गुस्से में। उन्होंने वो काम कर दिए नीचे खड़े होकर कि ऊपर से क़यादत को ये सोचना पड़ रहा था कि अब निकल ही जाए तो बेहतर है। तो ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि पीटीआई के अपने कारकुनों ने पीटीआई के साथ, पीटीआई के सूबे में उनके साथ क्या किया। अब इमरान खान साहब को पूरी पार्टी ये समझाती रहेगी कि हमें जलसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अगर हम अपने सूबे के अंदर जलसा करने में नाकाम हो गए तो ये हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। ये साबित हो जाएगा कि पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी फारग हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब की जिद थी कि हर सूरत जलसा होगा और पूरा खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से भी लोगों को लेकर आए, बल्कि कश्मीर से और बल्तिस्तान से भी लेके आए ताकि पता चले कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो इमरान खान साहब जज्बाती होकर गलत फैसला कर बैठे हैं क्योंकि अब जलसा पेशावर के अंदर भी कामयाब नहीं हो सका। बल्कि गंडापुर साहब ने तो ये तक कह दिया था, अगर आपको याद हो, कि 1 करोड़ लोग भी अगर मेरी पार्टी लेके आती है तो ले आए, मैं यहाँ पे उनकी खिदमत करूंगा, मैं उनका मेजबान होऊंगा। अच्छा। करोड़ तो क्या, वहां पे 10,000 बंदे जमा नहीं हुए। तो ये एक अजीबोगरीब सी बात है कि पेशावर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीटीआई की हुकूमत हो और वहां पे 10,000 बंदा भी इकट्ठा ना हो सके। और फिर उसके बाद जब गंडापुर साहब ने तकरीर शुरू की तो उसमें से 2-3 चीजें बड़ी हैरान कुन साबित हुई। एक तो लोगों ने जूते दिखाने शुरू कर दिए उनको, और लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर वो जूते चल रहे हैं। हाँ जी। जो उधर से गंडापुर साहब तकरीर कर रहे हैं और इस साइड से उनको जूते दिखाए जा रहे हैं। और उसके बारे में पार्टी का ये कहना है कि ये कुछ लोग थे, कार्नर में थे और ये जानबूझ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस टाइप के लोग इकट्ठे किए ताकि उनकी फुटेज बनाई जा सके और पूरे पाकिस्तान में भेजा जा सके, भाई आपके जलसे के लोग थे यार। फुटेज मैंने देखी है, पूरे जलसे में लोग कर रहे थे। हाँ, पूरे जलसे में। अच्छा, ये आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बल्कि उनका क्लेम है कि एक कॉर्नर पे कुछ लोग बैठे हुए थे और उसका मकसद ये था कि जलसे को बदनाम किया जाए, जबकि लोग बड़े इनमहाक से हैं, इन अमाक से बड़े गौर से, तवज्जो से सुन रहे थे, बड़े फोकस्ड होके। लेकिन ये पीटीआई का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं था। और वहाँ पे ये जो तौबा 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 जूतों का दिखा देना, वैसे अजीबोगरीब सी बात है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के साथ भी एक मरतबा ऐसा हुआ था। भुट्टो साहब जब तकरीरें करते थे, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर तकरीर करते थे, तो वहाँ पे लोगों ने जूते दिखाने शुरू कर दिए। तो भुट्टो साहब ने उसको टर्न दिया, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता जूते बहुत महंगे हो गए, तुम फिक्र ना करो, अगले बजट में जूतों की कीमतें कम करते हैं। तो उन्होंने इतना, भुट्टो साहब ने उसको ट्विस्ट दे के ना अच्छा। अपनी जान छुड़ाई थी। एक इसी तरह एक बंदा जो था ना, वो जलसे होते ना, तो एक बंदा माँ की दवाई लेके घर जा रहा था तो वो जलसे में फंस गया।
अब वो ज़ाहिर है जो भी बंदा आता था तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उसे पकड़ के जलसे में खड़ा कर देती थी कि देखें जी यहाँ पे तो लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बसों से उतार के ना लोग, बंदा रावलपिंडी जा रहे हैं उसको उतार के बसों से वो जलसे में घुसा देते थे ताकि भुट्टो साहब को मुतमईन किया जा सके कि पूरी अवाम आपके साथ है, कायदे अवाम। तो वो एक बंदा जो था ना वो दवाई लेके जा रहा था, उसकी माँ बीमार थी तो दवाई उसने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके बाद वो जलसे में फंस गया। अब वो ना भुट्टो साहब को दवाई दिखा रहा था कि मैंने लेके जाना अपनी माँ को, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। उधर से चीख रहा था कि भुट्टो साहब मेरी माँ बीमार है, मैंने दवाई लेके जाने। भुट्टो साहब ने ओवर हेयर कर लिया, सुन लिया। अब सुन के उन्हें समझ नहीं आई कि क्या करें। तो उन्होंने कहा हाँ 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 मुझे पता है दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे, दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, और अगर भुट्टो जिंदा रहा तो दवाई सस्ती होगी इस मुल्क में, तो फिक्र ना करो। तो भुट्टो साहब ट्विस्ट देते थे, गंडापुर साहब ट्विस्ट नहीं दे सके इसको, बल्कि उन्हें चाहिए था कि मुझे पता है चप्पलें बहुत महंगी हो गई हैं, मैं करीब इनको सस्ता कर दूंगा, और मेरा कायद जो है वो जेल के अंदर बैठ के बगैर चप्पल के नंगे पाँव फिर रहा है, और इसलिए फिर रहा है कि आप लोग जूते पहन सके। ट्विस्ट कर सकते थे, लेकिन गंडापुर साहब जरा चप्पल तो इनका ट्रेडमार्क भी है ना, कप्तान चप्पल इनकी अपनी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आवाम ने बोतलें मारना शुरू कर दी, स्टेज के ऊपर बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, ये भी अजीब सी बात थी, और वहाँ पे पुलिस भी थी। फिर एक और हुल्लड़बाजी ये हुई कि ख़वातीन का जो पोर्शन था उसके अंदर लोग घुस के कुर्सियों के ऊपर काबज़ हो गए, और पुलिस ने उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से धकेल के बाहर निकाला। अब ये पीटीआई के कारकुन इस मामले में बड़े बुरे हैं, ये हमेशा ख़वातीन के जो साइड होती है उसके अंदर घुस जाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और यहाँ पे तो जब इस्लामाबाद के अंदर जलसे होते थे धरने हो रहे तो उस वक्त तो बहुत इस टाइप के इंसिडेंट हुए। पीटीआई जो थी वो कहती थी कि ये दूसरे पार्टियों के लोग हैं, ये हमारे दुश्मन है, और जानबूझ के यहाँ पे घुसे हो, पता चलता है भाई आपका अपना कारकुन है। तो ये इस मामले में फिर आपको पता है कि उस वक्त जलसों के अंदर बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखती थी ख़वातीन की साइड से, ताकि मर्द इधर से उधर ना घुस सके। पीटीआई को ये ऑब्सेशन है कि ख़वातीन जो है उनकी साइड पे जरूर जाना है। अच्छा साहब, आपको याद होगा दो धरने इकट्ठे थे, एक साइड पे तारुल कादरी साहब थे और साथ ये थे, और दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंस था। इस साइड पे खवातीन बड़ी हैरेस की जाती थी, वो वाकई डरती थी, हमने खुद वो वाकयात देखे थे। हाँ, बहुत हमारी अपनी रिपोर्टर्स के साथ कितना बुरा एग्जैक्टली। दूसरी साइड पे जो अच्छी बात मुझे लगी कि जो तारुल कादरी साहब के लोग थे, उनकी आप नजरिए से 10 दफा इख्तलाफ करें, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन थे। उन्होंने खानों का बंदोबस्त किया हुआ था अपने वर्कर्स के लिए, रहने का बंदोबस्त किया हुआ था, वुजू का बंदोबस्त किया हुआ था, उनके नमाज के लिए उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त किया था, उनकी खवातीन बड़ी सेफ थी, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त प्रॉपर किया हुआ था, कोई और बंदा घुस ही नहीं सकता था। तो ये उनका कंटेनर बड़ा अच्छा था वो जो है ना डॉक्टर साहब का, और वो एक मरतबा में गया, बड़े नहा धो के फ्रेश निकले, और वहाँ अंदर से भी तकरीर करते थे और वो ऊपर भी चढ़ के तकरीर करते थे। और उस वक्त ना उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे ऊपर टाइम खरीदा हुआ था, ये भी बड़ा मज़ेदार था। अच्छा। उनको पता होता था कि इस वक्त कहाँ पे, तो वो जब समा आता था तो समा टीवी वालों से मुखातब होते थे, जब डॉन आता था तो डॉन वालों से मुखातब होते थे, उनको क्योंकि पता था कि इस वक्त मेरा टाइम शुरू हो रहा है, बल्कि उनका एक सेक्रेटरी उनको बताता था कि डॉन का टाइम। मैं पीछे खड़ा था, मैं देख रहा था यार ये डॉन का टाइम क्या होता है, पता चल के डॉन का टाइम खरीदा अपना। और जो इनका शुरू होता है, मीटर चालू होता है, तो साथ ही वो शुरू कर देते हैं। पर एनी हो, अब उसके साथ साथ गंडापुर साहब ने कहा कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। भाई ऑपरेशन की इजाज़त मांग कर रहा है आपसे, और आज भी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, 17 लोग तो आज ख़वारिज वहाँ पे मारे गए। और अब बड़ा दिलचस्प वहाँ पे सूरत ये है कि सिर्फ फौज नहीं है, वहाँ पे पुलिस भी उनके साथ है। तो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर है। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे ऑपरेशन रोकना है तो पुलिस वापस ले ले अपने, अब तो पुलिस साथ जा रही है। और कल जहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे, फौज जिंदाबाद के नारे लगे, लोगों ने जश्न मनाया। तो ये अजीब सी बात है। साथ उन्होंने कहा अफगानिस्तान से बात करें। भाई अफगानिस्तान से बात क्या करनी है, वो रोज लोग भेज रहे हैं यहाँ आपको मारने के लिए, आपके लोग मर रहे हैं। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। तो बात आपने किससे करनी है? अब तो ईरान बात नहीं कर रहा, चाइना बात नहीं कर रहा उनसे, पाकिस्तान एज ए कॉम उनसे बात नहीं कर रहा है। एक और एंटर हुआ है, आगे चल के हम बताएंगे कि एक और मुल्क भी एंटर हो गया, वो बात नहीं कर रहे, तो हमने बात करनी है। बिल्कुल सही। आपने अगर कंप्लीट, आपको लगता है कि इसमें मजीद कोई डिटेल नहीं है, तो अगली स्टोरी को इसी से लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे पास है, नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि पाकिस्तान, चीन और ईरान तो ऑलरेडी तंग थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान इस इलाके का ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी की बात नहीं सुनता। सही कहते हैं ना, जिद्दी किस्म का और बदतमीज किस्म का कोई अगर बच्चा हो सकता है तो वही स्टेटस आप उसे दे सकते हैं। उसने तबाही फेर के रखी हुई है अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक की, स्पेशली ईरान की और पाकिस्तान की, दोनों मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। ईरान पे भी अटैक हुआ तो पता चला जो गद्दार जो थे वो ज्यादातर अफगान शहरी निकले। पाकिस्तान के अंदर हमला होता है तो पता चलता है 70% अफगान शहरी यहां आकर दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं। तो अब एक और बहुत
बड़ी सुपर पावर जो है वो दाखिल हो गई है पूरी गेम के अंदर, और लगता है कि सिर्फ अमेरिका नहीं है जो बैंड बजाने लगा है अभी आके अफगानिस्तान की, उसके साथ एक और भी सुपर पावर जुड़ने लगी है। डिटेल से स्टोरी बताते हैं कि ये है क्या। अब देखें, ये जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था उसके अंदर एक साइड लाइन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पहली मर्तबा रशिया एंटर हुआ, रूस, और ये कॉल भी रूस ने की थी। उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुआ, ये ध्यान में रखें, और इनको होस्ट किया था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। और ये साइड लाइन मीटिंग हुई है और हाई जो होती है ना प्रोफाइल, वो मीटिंग हुई है, हाईएस्ट लेवल से मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग के अंदर रशिया ने ये सवाल उठाया कि ये अफगानिस्तान कर क्या रहा है, और उसने अफगानिस्तान को ये नोटिस जारी किया है कि आप ये दहशतगर्दी की जड़ें ख़त्म करें और आपकी वजह से पूरा खिता जो है उसकी सलामती दाव पे लगी हुई है। तो रशिया की जो एंट्री है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी दिलचस्प है इसमें। और अलबत्ता साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने $7 बिलियन इनके देने, क्योंकि इनके असासे अफगानिस्तान के जब्त किए हुए थे अमेरिका ने, वो इनको दें ताकि ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकें और अपने मामला चला सकें। ये वैसे क्योंकि सिर्फ बयान की हद तक ही है, ये इनके कहने पे तो अमेरिका ने कोई पैसा रिलीज नहीं करना, लेकिन रशिया का आना, एंटर होना और अफगानिस्तान के साथ बात करनी, अफगानिस्तान को धमकी देना, अफगानिस्तान को नोटिस जारी करना, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आएगा। और रशिया ज़ाहिर है इस पूरे इलाके को, अफगानिस्तान को बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो सिर्फ उसने यहाँ पे जंग नहीं लड़ी बल्कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी जड़ें बड़ी पुरानी हैं। 50-60 साल तो वो रशिया किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पर रहा है। तो उसकी एंट्री जो है वो, उसके नतीजे बड़े खौफनाक होंगे अफगानिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, ये चारों ने मिलकर बड़ा सख्त किस्म का एलामिया जारी किया, उसे तंबीह की है अफगानिस्तान को, और साथ ये जो $7 अरब की बात कर रहे हैं, क्या मतलब, वैसे तो ठीक लगता है उनके पैसे मिलने चाहिए, लेकिन इन्हें दें ताकि ये और हथियार खरीद के और लोगों को देखो, उनको दुनिया तस्लीम करेगी तो तभी देंगे ना पैसे। अभी तो दुनिया मान ही नहीं रही अफगानिस्तान को। जिन मुल्कों ने माना हुआ है उनके अंदर दहशतगर्द भेज रहे हैं ये। ठीक है, चलें। स्टोरी हमें डिस्कस करनी थी क्रिकेट की, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी रेलेवेंस में एक और स्टोरी बन रही है, वो भी आपको इसी में बता देते हैं ताकि आपको इशू को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। केपीके के अंदर जी जो दहशतगर्दी हो रही है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पहले तो ये पैसे आते थे मुख्तलिफ जरियों से। जब सख्ती होनी शुरू हुई तो बैंकिंग चैनल्स को बंद करके कोशिश की गई कि अभी कैश में कोई डीलिंग करवाई गई, और उसके बाद फिर ऐसे लगा कि भाई ये भी मुमकिन नहीं रहा, पाकिस्तान ने पैसों पे बहुत सख्ती शुरू कर दी है। तो अब इन्होंने एक नया हथियार बना लिया। वो नया हथियार पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है, ऑल्दो कि पाकिस्तान इसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, और हो सकता है कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान इसी चीज में इस साउथ एशिया का किंग भी होगा। लेकिन यही हथियार अभी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन सा हथियार है, डिटेल से स्टोरी आपको बता। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, क्रिप्टो करेंसी। और उसके लिए एक जो इंसिडेंट हुआ था चमकनी के अंदर 11 मई को एक खुदकुश हमला हुआ, और जो खुदकुश हमलावर है उसका नाम इमरान गोलेफ है। क्या चीज़? खुदकुश हमला हुआ है, नाम इमरान यार, इस तरह क्या कर यार, तो सारे इमरान एक जैसे नहीं होते। इमरान गोलेफ, इसके अंदर तंज है यार, वैसे ऑनेस्टली सही बात है, बुरा लगता है यार। अच्छा, मुझे लगा इमरान गोल्ड लीफ कह रहे हैं, वो गोलेफ है, 22 साल उसकी उम्र है, और ये 24 अप्रैल को इस्लामाबाद आया था। गैर मुल्की है, दूसरे मुल्क से यहाँ पे आया हुआ है। गोलेफ है, इसका मतलब ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या फिर उसका रशियन साइड से होगा। ठीक है। तो उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा, इसके साथ 4 और साथी थे। 2 दिन ये इस्लामाबाद में रहा, उसके बाद ये लाहौर चला गया। लाहौर में फिर इसकी कुछ एक्टिविटी रही, फिर उसके बाद ये चमकनी की तरफ गया, और फिर वहाँ पे 11 मई को इसको इंटरसेप्ट किया जो हमारे इदारे हैं उन्होंने, और वहाँ पे इसने खुदकुश हमला कर दिया, वहीं पे ये ब्लास्ट हो गया। जब इसकी डिटेल्स निकाली गई तो इसका पासपोर्ट निकल आया, इस्लामाबाद के ऊपर एंट्री निकल आई इसकी, और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों के पास ही रहता रहा वो फिर ट्रेस कर लिया गया। जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि इसकी जो नकलो हरकत है उसके लिए ई वॉलेट इस्तेमाल हुआ है, और ई वॉलेट जो है उसके अंदर पैसे पड़े होते हैं, आप वहाँ से ऑनलाइन उन पैसों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पैसे सबसे पहले अफगानिस्तान से कोयटा आए, और कोयटा में ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट हुई। जो क्रिप्टो करेंसी थे उसको फिर चेंज किया गया पाकिस्तानी रुपीज़ में, और फिर वहाँ से ये पैसे लाहौर भेजे गए, लाहौर से फिर ये करक आए, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ लोगों के अंदर पैसे तकसीम होते रहे। ठीक है। फिर ये पता चला कि इसके जो सहूलतकार हैं वो पेशावर के अंदर हैं, करक के अंदर हैं, खैबर के अंदर हैं, कोहाट के अंदर है, कोयटा के अंदर है। तो वो सारे के सारे जो थे वो पकड़े गए,
اب وہ 4 ساتھی جو اس کے ساتھ آئے تھے اس کے لیے جو پاکستانی ادارے ہیں وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں ان کو، اور وہ بھی عنقریب پکڑے جائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی اداروں کو یہ پتا چلا کہ دہشت گردی کے لیے ای والیٹ استعمال ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا خوفناک فنامنا ہے، اور اس کے اندر افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں پیسے یہ کہاں سے آئے تھے؟ جس دن یہ، بلکہ جس گھنٹے میں یہ پتہ چل گیا تو اس کے بعد ایک بڑی لمبی کہانی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ چلتے ہیں جی ہماری، میں کہتا ہوں آج کی جی مین سٹوری، چوائس صاحب کو اور میرا بڑا اختلاف چل رہا ہے اس کے اوپر۔ بات ہے جی پاکستان کرکٹ کی۔ آج پاکستان کا فائنل ہے، اور فائنل ہے جی انڈیا کے ساتھ، اور ہم سادہ سی ایک بات کر رہے ہیں تمام پاکستانی کہ آغا جی یہ میچ تو ہمیں چاہیے۔ اب آغا جی ہمارے کپتان ہیں، امید کرتے ہیں سن لیں گے، جان مار دیں، کچھ بھی کر دیں، کوشش کریں یہ میچ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی لڑائی دیکھنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دعوے کریں کہ آپ سب کچھ لے جائیں گے، لیکن لڑیں آخر تک، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس کے یہ اندر۔ وشفل تھنکنگ ہے یار آپ کی، میں کرکٹ سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جیت جائے، اور یہ جیت کے تو واقعی یہاں پہ پھر بڑے بھنگڑے ڈالے جائیں گے، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے سلمان آغا صاحب جو ان کو پلاٹ بھی مل جائیں، گاڑیاں بھی مل جائیں، ہار بھی ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں بھی لگ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹی بنائیں، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ پتہ چلے کہ ہمارا اگلا پرائم منسٹر سلمان آغا صاحب ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ان کا دل بڑا گھبراتا ہے کوئی کپتان اگر جیت کے آ رہا ہو تو۔ لیکن اینی ہو، تو آج فوٹو شوٹ بھی تھا، اور فوٹو شوٹ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی فائنل ہوتا ہے تو دونوں جو فائنل میں ٹیمیں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ ٹرافی کے ساتھ کھڑے ہو کے دونوں کپتان سینہ تان کے تصویر کھنچواتے ہیں، اور پھر وہ تصویر بڑی تاریخی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے۔ دونوں کپتان کرتے ہوں گے، یا دونوں کپتان اکٹھے کرتے ہوں گے، یا الگ الگ کرتے ہوں گے۔ پرانی ٹریڈیشن پرانی ہے، الگ نئی الگ بھی ہو نئی سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں۔ نئی ہے، پرانی پرانی ہے ٹریڈیشن۔ 41 سال ہو گئے ایشین کپ کو، اور ایشیا کپ کے 41 سال کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فائنل میں پاکستان اور انڈیا دونوں آمنے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ فوٹو شوٹ نہیں ہوا، ٹھیک، اور یہ ہے کہ دونوں کپتانوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، صرف سلمان آغا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو جیتنے کے لیے اتریں گے میدان میں، اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور ساتھ ان سے سوال کیا گیا ہاتھ ملانے پہ، تو انہوں نے کہا جی ہاتھ ملانا چاہیے، اسپورٹس میں اسپرٹ ہے، انڈیا پتہ نہیں کیوں اس سے پرہیز کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو انڈین میڈیا ہے وہ ان کے اوپر پل پڑا، اور انہوں نے ایسے ایسے سوال کرنے شروع کیے جو عموماً کرتے ہیں، تو ذرا غصے میں آ گئے سلمان آغا صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ تبصرے کر رہے ہیں میں ان سے گھبرانے والا نہیں ہوں، بھائی آپ ذرا مسکرا کے ان کو جواب دیں، کوئی نہیں، کیا فرق پڑ نہیں جاتا صاحب جو ہے۔ دیکھیں کرکٹر ذرا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، نہیں یہ گرم جو خون ہوتا گودی ہے۔ میڈیا ہے نا، یہ ان کے پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ پاکستانی کپتان ہے تو اسے پہلے ہی پریشر میں لے آؤ، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ پلان کر کے پوری یہ سب کچھ پاکستان کی ہسٹری میں میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جو انڈین میڈیا کو چپ کروا سکتا، اس کے اندر بڑی ایبلٹی تھی، جنرل پرویز مشرف۔ ہاں جی، ہر جگہ پہ جہاں پہ گیا اس بندے نے کمال کر دیا، انڈیا میں بیٹھ کے کر دیا۔ انڈیا کے اندر بیٹھ کے، اور کسی بندے کے چوں کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے جب بھی میڈیا ہینڈلنگ، یار پوری سائنس ہے، ایسے تو نہیں انے واہ آپ کسی کو شٹ اپ کال دے دیں اور کہیں گے بڑا۔ لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے بھی میڈیا کو ہینڈل کیا ہے، کل پرسوں ایک جرنلسٹ تھی، وہی آپ کو چاہیے تھا بڑے پیار سے بات کرتے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور سلمان آغا صاحب جو ہے نا وہ بھی وہ ٹکرا گئے، ٹکرانا ہی چاہیے میڈیا سے، میڈیا کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی۔ میں تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا آپ سے معذرت کروں گا کہ کرو نا۔ اس چیز کے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، کر لیں۔ اچھا جی، اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ سلمان آغا سے بھی جو سوال ہوا نا وہ ٹارگیٹڈ سوال تھا، تنگ کرنے والا، وہ یہ نہیں تھا کہ جیسے کوئی واقعی جنون سوال کیا جاتا ہے، بھائی وہ سوال بدتمیزی امپورٹنٹ ہوتی نہیں ہوتا، جواب امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس نے جواب آگے سے بالکل امپورٹنٹ اور صحیح جواب دیا ہے سلمان آغا نے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے تبصروں سے گھبرانے والا نہیں ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں آپ کے کیا وہ تبصرے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں یار، وہ اس کے بڑی ٹیکنیک ہوتی ہیں۔ سلمان آغا صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ جب اگلی مرتبہ جب کوئی ایسا سوال ہو تو بس تھوڑا سا ایسا سننے کے بعد کہہ ذرا پلیز ذرا سوال دہرا دیں، میں ذرا سمجھ نہیں سکا آپ کی بات۔ تو اس کے بعد ایک تو وہاں پہ جمگٹا گودی میڈیا جتنا کا بھی ہو، جواب، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے میں پھر معافی چاہتا ہوں، مجھے واقعی آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، ذرا سوال کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ چنگا پلا ٹھیک ٹھاک قسم کا چول ثابت ہو جاتا ہے یار۔ اچھا ایک بندہ ہو نا، یہاں تو پورا جتھا موجود تھا، جو پرائم منسٹر کے پیچھے بندہ لگایا گیا تھا، یار آپ وہ بدماش ٹائپ نہیں ہوتے لوگ جو آپ کے منہ توڑ دو ہوتے ہیں، یار میں کہہ رہا ہوں چھوڑو یار اس چیز سے، کرکٹ کھیلو، مطلب آپ کا چوائس صاحب معذرت کے ساتھ پھر یہ بن رہا ہے کہ بدماشی برداشت کرو، اور برداشت کرو یار، برداشت کرنی چاہیے، نہیں کریں، کھینچ کے رکھیں گے انڈیا تمہاری ایسی کی تیسی، ٹھیک، فرق آگا انسان بن۔ اچھا بہرحال جو ہے، بہرحال جو بھی ہے جی، یہ ساری گدڑ ببکیاں ہوتی ہیں، ساری باتیں ہیں۔ کل
آج پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پانی میں. اگر تو ہم نے میچ جیت لیا 7 سلام آپ کو, 7 توپوں کی سلامی آپ کو, 21 توپوں کی سلامی, 7 کو بھی چھوڑ دیں, پورا پاکستان بلے بلے کر دے گا. اور اگر اس کے بعد یہ نہ جیت سکیں تو پھر یہ جتنی پریس کانفرنسیں ہیں, جتنی پھنکاریں ہیں, کچھ فائدہ نہیں اس کا. میچ کے اندر ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کتنے مرد ہیں. میڈیا کے ساتھ ٹکرا جانا یا اس قسم کے نعرے لگانا نہیں, اس میں کوئی کمال نہیں. اچھا چوہدری صاحب, آج لگ پتہ چلے گا. ویسے انڈیا جو ہے نا وہی بڑی مشکل سے پہنچا ہے ویسے فائنل میں, کیونکہ سری لنکا کے ساتھ تو بالکل ایسے نکل گیا تھا, پھنس گیا تھا. پیچھے 3 میچ جو ہے نا انڈیا نے بڑی مشکل سے جیتے ہیں. ہاں پاکستان والا, ہاں پاکستان کا, بنگلہ دیش کا, سری لنکا کا. کل والا میچ ٹائی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, سپر اوور میں جا کے فیصلہ ہوا. صحیح بات ہے. اور یہ ایشین نمبر 1 ٹیم کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں تو آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا, کیونکہ پاکستان کو بھی قسمت لے آئی ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے جی, صرف قسمت نہیں, ہم تھوڑا سا کھیل کے بھی آئے ہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے. چوہدری صاحب کو بڑا غصہ ہے ہماری ٹیم پہ, لیکن یقین مانیے پتہ ہے کون سے والا غصہ ہے. جب ایک پاکستانی یہ دیکھتا ہے نا کہ میری ٹیم جیت نہیں رہی تو جو دل دکھتا ہے نا, یہ وہ والا غصہ ہے. جس دن جیتیں گے نا آپ یہ دیکھیے گا سب سے زیادہ یہاں پہ کسی کی آنکھوں میں چمک ہوگی نا تو وہ بھی چوہدری صاحب ہے. ٹھیک ہے, چلے اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ہماری بڑی ہی پتہ نہیں مزے کی کہوں یا نہ کہوں. اب آپ نے ناخن نہیں کاٹنے جی, ابھی سنبھال کے رکھیں اپنے ناخن, جو ہے کھا جایا کریں, یعنی کھانے نہیں ہے, زیادہ نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کھانے تو بالکل بھی نہیں ہے, کاٹ کے سنبھال کے رکھ لیں یا بڑھنے دیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں, کیونکہ آپ کے ناخن اب آپ کو بے تحاشا امیر کرنے والے ہیں. یہ ہم آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹیل سے اسٹوری بتائیں. اب بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر 2 بیماریاں ہوتی ہیں, ایک ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹونسلز کا جو ہوتا ہے نا, ٹونسلز ان کے سوج جاتے ہیں اور اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اب بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو ناخن ہوتے ہیں, انسانی ناخن, ہاتھ کے ناخن, اگر ان کو باقاعدہ پاؤڈر بنا کے میڈیسنز کے اندر استعمال کر کے بچوں کو کھلایا جائے تو اس سے ٹونسلز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے, اور ساتھ ساتھ ان کے پیٹ کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کرتے یہ ہیں کہ انسانی ہاتھ کے جو ناخن ہیں ان کا پاؤڈر بنا کے ان کو دوائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ایک مثلا آپ سمجھیں کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کے اندر یہ استعمال بھی ہوتا ہے. تو ظاہر اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہوگا یا کوئی اور ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہوگا جو انسان کے پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہوگا اور انسان کے ٹونسلز کے لیے اچھا ہوتا ہوگا. تو بچوں کی دو بیماریوں کے جو علاج ہے اس کے اندر یہ استعمال بھی ہوتا ہے. تو چائنا کے اندر کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو وہاں پہ جتنے ہاتھوں کے ناخن ہوتے ہیں وہ لوگ اکٹھے کر کے تو ان کو فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بڑے پیسے کماتے ہیں. تو ملینز ڈالرز کا یہ بزنس ہے. اور چائنا کے اندر اب دوسرے ملکوں سے بھی انہوں نے خریدنے شروع کر دیے, اسپیشلی انڈیا سے اس وجہ سے کہ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے. تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنی وگیں بنتی ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ بال جو انڈیا سے آتے ہیں, مندروں سے, اس کے مندروں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی منت مانی جاتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو بندے اپنے ٹنڈ کروا لیتے ہیں. تو وہ عورتیں بھی, عورتوں کے ٹنڈے بھی ہوتے ہیں. تو عورتوں کی جتنی وگیں ہوتی ہیں ساری کی ساری انڈیا سے آتی ہیں. پہلے یہ ان کو ڈسپوز آف کرنا بڑا مسئلہ تھا, پھر چائنا وہاں پہ انٹر ہوا اور اس نے جب وہاں سے خود اکٹھے کرنے شروع کر دیے تو اب پنڈتوں نے وہ بیچنے بھی شروع کر دیے. تو ٹھیک ٹھاک قسم کا سرمایہ جو ہے نا وہاں سے بالوں سے اکٹھا ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے ناخن کی باری ہے, ناخنوں پہ نیلز کی طرف سے بھی اب دنیا جو ہے نا جانے لگی ہے. اس کے بعد دوائیوں میں استعمال کرنے لگی ہے. اپنے ناخن کی خود حفاظت کرو, میں پہلے کہہ رہا ہوں تمہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ ناخن نہیں بیچ سکا چوہدری صاحب, اس نے کوشش کی تھی انڈیا میں. مودی کی بات کر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت گندے تھے. چلے 100 گرام ناخن جو ہوتا ہے نا $21 کے بکتے ہیں. بالکل ٹھیک جی. ویلاگ یہی اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.